हाँ तो मेरे लॉलीपॉप कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और आपकी मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2025 की तैयारी बहुत ही शानदार तरीके से चल रही होगी। तो आज हम डियर आप लोगों को मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए ये एक महत्वपूर्ण वीडियो जिसमें आप लोगों को हम सोशल साइंस का एसएसटी सामाजिक विज्ञान का 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव सवालों को हम इस वीडियो में करवाने वाले, जो कि काफी बार रिपीटेड सवाल है और आपके आने वाले एग्जाम के लिए ये जो क्वेश्चन है यहां से जरूर देखने को मिलेगा। ठीक है, ये जो 30 सवाल आप लोगों को हम इस लेक्चर में जो करवाने वाले बच्चों, इस वीडियो में जो हम करवाने वाले हैं ये 30 सवाल, ये पूरे 30 सवाल को हम पूरा फुल एक्सप्लेनेशन के साथ, पूरा व्याख्यान के साथ आपको हम बताएंगे, जिससे आपको इससे रिलेटेड सवाल भी आपको पता चल जाएगा और उससे रिलेटेड अगर सवाल आपके एग्जाम में आते हैं तो वो भी आप लोग करके आओगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कहते हैं ना, हो गया है आगाज रन का, युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। तो चलिए शुरू करते हैं मेरे डियर। और आप लोग को बहुत ही जल्द आप लोग को लाइव क्लासेस हमारे यूट्यूब चैनल पे देखने को मिलेगा। इसलिए चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है, और उसके बगल में एक घंटी होगा, घंटिया को दबा लेना। ठीक है, दबा लेना। उसके बाद जो भी नोटिफिकेशन आएगा, हमारी वीडियो जैसे अपलोड होगा तो आपके पास सबसे पहले पहुंचने वाला है, इसलिए जरूर दबाएंगे और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे। जो भी आपके मित्र होंगे, चाहे पुरुष मित्र चाहे महिला मित्र, जो मेरे मित्र होगा, ठीक है, जो सहपाठी होगा, सबको शेयर कर देना जो क्लास 10th में और इस बार मैट्रिक बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं मेरे बच्चे। ये जो 30 सवाल है, सबसे पहला सवाल जो कि काफी इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम में आपका पूछा गया है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, आपके वीकली टेस्ट में भी पूछा गया है, यहां तक कि आपके प्री बोर्ड में पूछा गया। तो प्री बोर्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान देंगे। क्या है सवाल कि सामाजिक उपबंध नामक पुस्तक के लेखक कौन थे। ठीक है, तो ऑप्शन है रूसो, मॉन्टेस्क्यू, दिदरो, जियालॉक। सामाजिक उपबंध, ठीक है, इसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं बच्चों सोशल कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट। ये जो पुस्तक है बच्चों, इसका लेखक कौन है, इसका राइटर कौन है। तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट का जो लेखक है बच्चों, ये रूसो है। कौन है, रूसो है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। और रूसो जो है बच्चों, ये जेनेवा के हैं। ठीक है, इनका जो जन्म हुआ था जेनेवा में था, स्विट्जरलैंड के जेनेवा में। और ये जो रूसो जो है एक दार्शनिक थे। क्या थे, ये एक दार्शनिक थे। और इनका कहना था कि बच्चा जो है, कोई भी मनुष्य जो है वो स्वतंत्र पैदा होता है। क्या होता है, स्वतंत्र पैदा होता है और उसको उसको वो दुनिया में आने पर, संसार में आने पे उसे जकड़ लिया जाता है। ठीक है, ये जो है रूसो का कथन है। सवाल आता है आपके एग्जाम में कि ये कथन किसका है कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है लेकिन संसार में आने पे उसे जकड़ लिया जाता है, ये कथन किसका है। तो आप बोलना गुरुजी ये जो है ना रूसो का कहना है, ये जो है कहना रूसो कहना है बच्चों। ठीक है, ध्यान देंगे। एक और कहना है रूसो का, क्या कहना है रूसो का कि पहले तुम मनुष्य हो उसके बाद किसी देश का नागरिक। ये भी जो कथन है रूसो का ही कहना है। तो ये दोनों पॉइंट को आप याद रखेंगे। दो हम चीज बोले कि मनुष्य पैदा होता है तो स्वतंत्र पैदा होता है और उसे संसार में आने पे उसे जकड़ लिया जाता है। ये कथन किसका है, रूसो का है। एक और बात इन्होंने कहा था कि मनुष्य जो है क्या बोले थे हम, एक और जो कथन, पहले तुम मनुष्य उसके बाद किसी देश का नागरिक, ये जो कथन है। ठीक है, ये रूसो का कहना है। और रूसो जो है ना सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक के लेखक हैं। और ये एक और पुस्तक लिखे थे जिनका नाम था द इमिल। ठीक है, इमिल, द इमिल पुस्तक जो था इन्होंने ही लिखा था। तो ये सारी चीज आप रूसो के बारे में जरूर जानेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग दूसरे नंबर सवाल पे। जालियांवाला बाग की घटना कब हुई थी। जालियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था ये कब हुआ था बच्चों। ठीक है, ऑप्शन है यहाँ पे 8 अप्रैल 1919, 11 अप्रैल 1919, 13 अप्रैल 1919, 25 अप्रैल 1919। तो बोलेंगे गुरुजी हमें तो याद है कि 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। अब आपसे हम पूछ देंगे कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था, तो आप फंस जाओगे। बोलेंगे सर हमको डेट याद है लेकिन कहाँ हुआ था ये नहीं पता है। तो मैं बता दूं बच्चों, ठीक है, अमृतसर में हुआ था। कहाँ हुआ था, अमृतसर, है ना, अमृतसर में
पंजाब में हुआ था, जो पंजाब में पड़ता है, कहाँ पे पड़ता है? पंजाब में। और ये क्यों हुआ था? अब सवाल आता है भाई कि ये क्यों हुआ था? तो ये इसलिए हुआ था कि जब यहाँ पे 1919 का बात है, उस टाइम जो था भारत पे कौन शासन कर रहा था? तो आप बोलोगे गुरुजी उस समय अंग्रेज शासन कर रहा था, और अंग्रेज जब शासन कर रहा था तो वो एक्ट लाया था। कौन सा एक्ट लाया था? रॉलेक्ट एक्ट लाया था। रॉलेक्ट एक्ट लाया था। और ये एक्ट ऐसा था, ये एक ऐसा कानून था जिसमें बिना बिना किसी सुनवाई का किसी को भी गोली मार दिया जाता था। उसमें बिना चेतावनी दिए, बिना सुनवाई किए हुए, मतलब कोई कानून उनका कोई सिस्टम नहीं, डायरेक्ट गोली मार दो। तो इस तरीके से भाई ऐसा थोड़ी होता है कि किसी भी गोली मार देंगे। तो इसी चीज को, इसी के विरोध में क्या हुआ, भारतीय लोग जितने भी थे वो अमृतसर जो पंजाब में पड़ा था वहां पे एक सभा का आयोजन किए थे। और वो भी शांति पूर्वक किए थे, ऐसा नहीं कि हल्ला गुल्ला कर गए, शांति पूर्वक एक आयोजन किए थे। लेकिन क्या हुआ उसी टाइम में 13 अप्रैल 1919 के दिन, ये जो दिन है बहुत ही खतरनाक दिन था बच्चों। ठीक है, ये जो दिन था इसमें अंग्रेज जो है बिना चेतावनी को अंधाधुंध गोलियां चला दी थी, अंधाधुंध गोलियां, जो कि काफी लोगों की वहां पे मृत्यु हो गई थी। तो उम्मीद करते हैं जालियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में थोड़ी बहुत आप जानकारी रखते हो। ठीक है, एक बार मैं फिर से बोलता हूं, जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, अमृतसर पंजाब में हुआ था, और ये रॉलेक्ट एक्ट के विरोध में हुआ, रॉलेक्ट एक्ट के विरोध में सभा का आयोजन हुआ था, और यही सभा में ये जो हत्याकांड हुआ था। ठीक है, उम्मीद करते हैं बच्चे आपको समझ में आ रहा होगा सब चीज, है ना? ठीक है, मैं कोशिश करूंगा कि हर क्वेश्चन को आपको समझाने का जहां तक हो सकता है। जियोसेपी मैत्सिनी का जन्म कब हुआ था? ठीक है, तो सवाल है यहाँ पर, जियोसेपी मैत्सिनी का जन्म कब हुआ था? 1802 में, 1810 में, 1812 में, या फिर 1807 में? तो मैं बता दूं बच्चों कि जो जियोसेपी मैत्सिनी था, ठीक है, इनका जो जन्म हुआ था 1807 में हुआ था। कब हुआ था? 1807 में हुआ था। और कब हुआ था? तो 22 जून को हुआ था, 22 जून को हुआ था। और ये जो थे ना, ये इटली के महान क्रांतिकारी थे। जो जियोसेपी मैत्सिनी थे, ये इटली के महान क्रांतिकारी थे। और ये जो है यंग इटली स्थापना भी किए थे, ये याद रखना। ये बोलेगा एक यंग इटली एक सोसाइटी था, यंग इटली। देखो ये जितना भी हम एक्स्ट्रा चीज बता रहे हैं बच्चों, ये आपको हम कहीं ना कहीं अगले सेट में, अगले अगले वीडियो में, या फिर इसके बाद कोई भी वीडियो आता है तो वो कहीं ना कहीं इस तरीके का सवाल जरूर देखने मिलेगा। इसलिए आप ध्यान रखेंगे, यंग इटली सोसाइटी, सोसाइटी। ठीक है, जो भी है जैसे लिखाएगा, यंग इटली सोसाइटी की स्थापना किया था जियोसेपी मैत्सिनी। और इनका जन्म जो हुआ था ये 22 जून 1807 ईस्वी को। बात समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट। साइमन कमीशन भारत कब पहुंचा? ठीक है, तो ऑप्शन है 1925 में, 1930 में, 1928 में, 1927 में। तो साइमन कमीशन जो है भारत जो पहुंचा था ये 1928 को पहुंचा था। कितने 28 को बच्चों? तो ये 3 फरवरी, 3 फरवरी 1928 को पहुंचा था ये। अरे भाई 1928, ठीक है। ये साइमन कमीशन था क्या? तो यहाँ पे सवाल आता है भाई साइमन कमीशन क्या था? देखो हम आपको ऑब्जेक्टिव के साथ साथ सब्जेक्टिव का भी थोड़ी बहुत जानकारी दे देंगे, ताकि अगर आप पढ़ भी ना जाओगे ना तो आप कम से कम लिख के तो कुछ तो आ जाओगे। तो ये साइमन कमीशन एक समूह था, ठीक है, ब्रिटिश संसद का एक सात लोगों का एक समूह था, साइमन कमीशन। ठीक है, और इसका जो नेतृत्व है सर जॉन साइमन कर रहे थे। ठीक है, अगर बोले साइमन कमीशन का नेतृत्व कौन कर रहा था, तो सर जॉन साइमन कर रहे थे। ठीक है, और एक खास बात, इस साइमन कमीशन में एक भी सदस्य भारत का नहीं था, इसीलिए इसका विरोध किया गया था। अब भाई, और ये अच्छा, ये साइमन कमीशन जो है इसका उद्देश्य क्या था? तो भारत के जो है, भारत में क्या बोलेंगे, भारत को विकसित करने के लिए एक तरीके से बोल सकते हैं हम लोग, है ना? अच्छा हाँ, भारत को आधार बनाए रखने के लिए ये साइमन कमीशन को गठित किया गया था। और हाँ, इसमें भारत के एक भी सदस्य नहीं थे, भारत के एक भी सदस्य नहीं थे, इसीलिए इसका विरोध किया गया था और बोला गया था साइमन कमीशन वापस जाओ। ठीक है, वापस जाओ, वापस जाओ। ठीक है, साइमन कमीशन वापस जाओ, है ना? और ये कब आया था भारत? तो ये 3 फरवरी 1928 को हुआ था। ठीक है, तो याद रखेंगे इतना सारी चीजों को आप लोग। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक का नहीं। साइमन कमीशन में के सदस्य में एक भी भारत के सदस्य नहीं थे। रिंडर पेस्ट क्या था? मछली रोग, पुष्प रोग, पशु रोग, इनमें से कोई नहीं। तो रिंडर पेस्ट जो था बच्चों, ये एक पशु रोग था। ठीक है, जिसमें गायों को, बैलों, गाय बैल ये सब का क्या था यहाँ पर? 1 मिनट रुकिएगा।
ये पशु रोग था बच्चे, ठीक है। रिंडरपेस्ट जो था ना ये एक पशु रोग था और ये अफ्रीका में बहुत, अफ्रीका और एशिया में बहुत फैला था, लेकिन ज्यादातर अफ्रीका में बहुत सारे यहाँ पे जानवर, बहुत सारे पशु जो है मर गए थे, ठीक है। याद रखेंगे पशु रोग, रिंडरपेस्ट क्या था, तो एक पशु रोग था। आगे बढ़ते हैं हम लोग, प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? तो प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ था कब हुआ था? 1916 से 20, 1914 से 18, 1918, 1939, 1945, 1912 से 1918। तो प्रथम जो विश्व युद्ध हुआ था बच्चों ये 1914 से 1918 में हुआ था, ठीक है। और जब ये प्रथम विश्व युद्ध हुआ था तो इस टाइम जो है पूरे विश्व दो भागों में बट गया था। एक था आपका मित्र राष्ट्र, मित्र राष्ट्र जिसमें बहुत सारे कुछ देश थे उसमें, और एक था आपका केंद्रीय शक्तियां, केंद्रीय शक्ति, ठीक है। ये दो गुट में बट गया था पूरा हमारा विश्व, ठीक है। प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ था 1914 से 1918, और ये दो गुट में बट गया था, एक मित्र राष्ट्र एक केंद्रीय शक्ति। बोलेंगे सर नहीं, एक मित्र राष्ट्र था एक धुरी राष्ट्र था। नहीं बाबू, यही केंद्रीय शक्ति का नाम जो है वो द्वितीय विश्व युद्ध में धुरी राष्ट्र हो गया था। लेकिन अगर प्रथम में बात करें तो हम मित्र राष्ट्र और केंद्रीय शक्ति का बात करेंगे हम लोग, ठीक है। और यही जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, अब यही सवाल अगर आ गया कि द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था, तो 1939 से 1945, ठीक है। ये देख सकते हैं ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। लेकिन अगर फर्स्ट का बात करें तो 1914 से 1918, तो दोनों आप डेट को याद रखना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट यहाँ पर, निम्न में से कौन सी एजेंसी सार्वजनिक क्षेत्र में स्टील को बाजार में उपलब्ध कराती है? हेल, सेल, टाटा स्टील, MNCC, ठीक है। तो इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा सेल, ठीक है। क्या हो जाएगा? सेल हो जाएगा। ये जो है ये एजेंसी जो है सार्वजनिक स्टील को बाजार में उपलब्ध कराती है, और ये जो है ना ये जो है सार्वजनिक क्षेत्र में स्टील बाजार में उपलब्ध कराती है, तो सेल याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग क्या है? ठीक है, इनमें से कौन सा है ये आपको बताना है। तो यहाँ पे 8, 7, 33 या फिर 15, ठीक है। NH 8 का बात कर रहा है, अरे भाई रुको, NH 8 का बात कर रहा है, NH 37 का 7 का बात कर रहा है, NH 33 का बात कर रहा है। तो सबसे लंबा जो है ये कौन है, इसमें आपको बताना है। NH 15 है। तो अगर बात करें बच्चों इनमें से, यहाँ पे बोल दिया इनमें से बताना है, तो इनमें से जो है सबसे लंबा जो है ये आपका है 8 है। कौन है? NH 8 जो है सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग है। लेकिन अगर बोल दिया भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग, इनमें से कोई ऑप्शन अगर ना रहे तो आपको क्या लिखेंगे? NH, अगर NH 44 रहता तो ये आपका सबसे बड़ा होता, NH 44। NH जो 44 जो है ये सबसे बड़ा हो जाता, जो कि आपका था कश्मीर से कन्याकुमारी तक, कश्मीर से कन्याकुमारी तक ये सबसे लंबा राजमार्ग है भारत का हमारा, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे इनमें से पूछ दिया है तो ये कौन सा हो जाएगा? NH 8 हो जाएगा, ठीक है। बोला ना भारत का सबसे राष्ट्रीय मार्ग इनमें से कौन है, तो इनमें से NH 8 है, याद रखेंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, इनमें से कौन रबी फसल है बच्चों? रबी फसल का बात कर रहा है यहाँ पर, ठीक है। चावल, मोटे अनाज, चना, कपास। तो चना, चना जो है आपका क्या आ जाएगा? रबी फसल में आ जाएगा। जबकि चावल, मोटे अनाज और कपास जो है ये खरीफ फसल में आ जाता है, याद रखेंगे आप। रबी फसल में चना वगैरह हो जाएगा, चना हो जाएगा, गेहूं हो जाएगा, है ना, ये सब बाजरा हो जाएगा, ये सब इसमें आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट यहाँ पर, नवीकरणीय योग्य संसाधन का एक उदाहरण दे। नवीकरणीय योग्य संसाधन क्या होता है? ठीक है, नवीकरणीय योग्य संसाधन वैसा संसाधन, देखो हम ऑप्शन आप बाद में देखना, पहले हम इसको बता देते हैं नवीकरणीय योग्य क्या है, तो उसके बाद ऑप्शन आप खुद कर दोगे। नवीकरणीय योग्य संसाधन वैसा संसाधन है जिनका एक बार हम पुनः करके, जिनको बार बार हम पुनः प्रयोग कर सकते हैं, बिना उपयोग में ला सकते हैं, उसी को हम लोग नवीकरणीय योग्य संसाधन कहते हैं। मतलब जो हम बार बार उपयोग में ला सकते हैं वही हमारा नवीकरणीय है। तो सौर ऊर्जा, बॉक्साइट, कोयला, पेट्रोलियम। तो इसमें अगर देखें बच्चों, सौर ऊर्जा जो है ये नवीकरणीय संसाधन है। क्यों? क्योंकि ये इसे हम बार बार, जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक आपका सौर ऊर्जा का निर्माण होगा, ठीक है। जब तक सूरज रहेगा तब तक आप सौर ऊर्जा का निर्माण कर सकते हैं। तो ये क्या है? एक नवीकरणीय, इसको हम लोग बार बार पुनः 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 उपयोग में ला सकते हैं, ठीक है। बॉक्साइड एक टाइम पर खत्म हो जाएगा मेरे बच्चे, कोयला भी एक टाइम पर खत्म हो जाएगा, पेट्रोलियम भी आपका एक टाइम पर खत्म हो जाएगा, ये सब नवीकरणीय नहीं आएगा। लेकिन सौर ऊर्जा जो है हमारा हर दिन हर टाइम पर आप इसको उपयोग कर सकते हैं, रात के समय छोड़ करके। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था? ठीक है, झारखंड राज्य का गठन जो हुआ था कब हुआ था? तो ये हुआ था
कब हुआ था? 2000, 2001, 2002, 2003, ठीक है। हाल ही में अगर इसका डेट गुजरा है बच्चों, ठीक है, 2000 में हुआ था। कब हुआ था? 2000 में 15 नवंबर, देखो हाल ही में ये अभी डेट गुजरा है, 15 नवंबर 2000 को क्या हुआ था? झारखंड राज्य का गठन हुआ था और ये 28वां राज्य बना था। कितने राज्य? भारत के 28वां राज्य बना था, ठीक है। ये किससे अलग हुआ था बच्चों? तो ये बिहार से अलग हुआ था। बिहार और झारखंड पहले एक था, 2000 पहले, 2000 के पहले बिहार और झारखंड एक था, जो कि 15 नवंबर 2000 के बाद से बिहार अलग हो गया और झारखंड हमारा अलग हो गया। मुझे आशा है कि आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 1970 और 1993, 1970 और 1993 के मध्य बेल्जियम के संविधान में कितनी बार संशोधन किया था? बहुत बार किया गया था बच्चों, लगभग बहुत बार किया गया था। तो यहाँ पे अगर ऑप्शन के अकॉर्डिंग चले तो 5 बार। कितने बार? 5 बार। 1970 और 1993 के मध्य जो है, इन दोनों के बीच में बेल्जियम के संविधान में कितनी बार संशोधन किया गया? तो 5 बार किया गया था, ठीक है। अच्छा, हमारे संविधान, हमारा जो है संविधान जो है, देखो ये तो बेल्जियम का संविधान है, हमारा भारत का भी तो संविधान है। अब भारत का संविधान को बनने में कितना टाइम लगा था, ये कमेंट करेंगे मुझे। चलो मेरे बच्चे कमेंट करेंगे कि हमारा जो संविधान बना था, ये बनने में कितना समय लगा था, ठीक है, ये कमेंट करके बताएंगे आप लोग। 13 नंबर सवाल देखेंगे यहाँ पे, इनमें से कौन गैर लोकतांत्रिक देश है? तो पाकिस्तान, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, कोई नहीं। तो इनमें से अगर देखें हम गैर लोकतांत्रिक देश, तो भारत तो भाई लोकतांत्रिक, संयुक्त राज्य अमेरिका लोकतांत्रिक, लेकिन गैर लोकतांत्रिक एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आपका पाकिस्तान हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी, इसका बात कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी, बी लिख दिए हम, पी, ठीक है। इसका मुख्य प्रेरक सिद्धांत क्या है? इसका क्या प्रिंसिपल है बच्चों? ठीक है, बहुजन समाज ना, क्रांतिकारी लोकतंत्र ना, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद। जी हाँ, ये इसका राइट उत्तर हो जाएगा, है ना। भारतीय जनता पार्टी का जो मुख्य सिद्धांत है, आपको हम वीकली टेस्ट में पीछे बार भी बता चुके थे कि भारतीय बीजेपी का जो मुख्य सिद्धांत है वो क्या है? सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, ठीक है। वो कल्चर को लेकर चलने वाला चीज है, ठीक है। तो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद इसका राइट उत्तर हो जाएगा। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब की गई थी? तो 1925 में, 1927 में, 1929 में, 1930 में। तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की जो स्थापना हुआ था बच्चों, ये 1925 में हुआ था, याद रखेंगे। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो बोलेंगे गुरुजी 1925 में हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पर। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, WTO, WTO, ठीक है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना कब हुआ था? 1991 में, 1993 में, 1992, 1995। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है बच्चों, ये आपका 1995 में हुआ था। कब हुआ था? 1995 में हुआ था WTO का स्थापना, ठीक है, 1995 में, याद रखेंगे, है ना। ये क्या होता है कि व्यापार, जितने भी भारत में, जितने भी विश्व में व्यापार होते हैं, उनको नियंत्रण करती है, कंट्रोल करती है ना, वो चीजें। आगे देखते हैं और भी इसके बारे में बताएंगे हम। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, नरेगा, कितने जिलों में लागू किया गया था? तो बच्चों ये जो स्टार्ट हुआ था ना, 2005 में हुआ था। जब 2005 में, सॉरी, 2005 में जब शुरू हुआ था बच्चों, उस टाइम जो है 200 जिला में लागू किया गया था। कितने जिला में? 200 जिला में। उसके बाद 2008 में, लगभग 2008-9 में ये पूरे लगभग 650 करके फिर पूरे पूरे भारत में से लागू कर दिया गया, ठीक है। तो याद रखेंगे, यहाँ पे आपका 200 जिला हो जाएगा, स्टार्टिंग में आपका 200 जिला ही था। आगे देखते हैं नेक्स्ट, यहाँ पे रोजगार की परिस्थितियों के आधार पर आर्थिक गतिविधियां कितने क्षेत्रक में बांटा गया है? तो रोजगार की परिस्थितियों के आधार पर, रोजगार के स्थिति पर अगर हम देखें तो आर्थिक गतिविधियां 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 3 भागों में बांटा गया बच्चों। यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन है, इनमें से ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। 3 भागों में कौन कौन सा? तो आपका हो जाएगा पहला प्राथमिक क्षेत्रक, देखो हम सब चीज बताने का प्रयास कर रहे हैं। प्राथमिक क्षेत्रक, दूसरा हो जाएगा द्वितीयक क्षेत्रक, और तीसरा हो जाएगा मेरे बच्चे, वो हो जाएगा तृतीयक क्षेत्रक। तृतीयक
क्षेत्र। तो ये 3 क्षेत्रक आपका रोजगार की परिस्थितियों के आधार पर बांटा गया है, जिसमें प्राथमिक क्षेत्रक में हमारा क्या आ जाएगा, कृषि आ जाएगा, पशुपालन आ जाएगा, ये सब हमारा प्राथमिक क्षेत्रक में आ जाएगा। द्वितीय क्षेत्रक में क्या आ जाएगा, उद्योग, फैक्ट्री वगैरह जितने भी आते हैं, गन्ना से चीनी बनाना, है ना, और रुई से तकिया बनाना, ये सब फैक्ट्री वगैरह द्वितीय क्षेत्रक में आ जाएंगे। फिर तृतीय क्षेत्रक में परिवहन वगैरह आ जाएगा, मतलब सेवा क्षेत्र, यानी वकील, इंजीनियर या फिर परिवहन, ये सभी का सभी तृतीय क्षेत्रक में आ जाएगा। मुझे आशा है कि ये भी आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं, नई आर्थिक नीति कब बनी थी? तो नई आर्थिक नीति यानी एनईपी, है ना, एनईपी, नई आर्थिक नीति 1991 में। कब आया था? 1991 में आया था बच्चों, ठीक है, जिसमें 1991 में, है ना, तो ऑप्शन देख सकते हैं, डी इसका राइट हो जाएगा। 1991 में क्या हुआ था? निजीकरण, वैश्वीकरण और उदारीकरण, ये तीनों चीज लाया गया था, है ना, 1991 में ही लाया गया था। आगे बढ़ते हैं हम लोग, है ना, आप लोग याद रखेंगे ये सब, नए निजीकरण, वैश्वीकरण, उदारीकरण, ठीक है, आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन में हम बता देंगे। जीडीपी के पदों में वर्ष 2003 में तृतीय क्षेत्रक की हिस्सेदारी कितनी रही है? तो जीडीपी के पदों में अगर हम देखें 2003 में, कब बात कर रहा है? 2003 में तृतीय क्षेत्रक, अभी हम बताए ना 3 क्षेत्रक होता है, प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय, तो तृतीय क्षेत्रक में जो है हिस्सेदारी जो रहा था वो 50 से 60% रहा था, अच्छा खासा रहा था, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। वैश्वीकरण ने जीवन स्तर के सुधार में सहायता पहुंचाई है, तो किसमें का पहुंचाई है? तो वैश्वीकरण, वैश्वीकरण सभी लोगों के लिए, विकसित देशों के श्रमिकों के लिए, विकासशील देशों के श्रमिकों के लिए, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगर यहाँ पे हम देखें बच्चों, वैश्वीकरण, वैश्वीकरण क्या होता है? तो वैश्वीकरण होता है एक अर्थव्यवस्था को दूसरे अर्थव्यवस्था, मतलब कि एक देश की अर्थव्यवस्था को, एक देश की अर्थव्यवस्था को दूसरे देश की अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ना, जोड़ना ही हमारा क्या हो जाएगा? वैश्वीकरण हो जाएगा। मतलब कि हमारे देश की टेक्नोलॉजी दूसरे देश में जाया गया, या फिर दूसरे देश के टेक्नोलॉजी को हम अपने देश में लाते हैं, हमारे एजुकेशन सिस्टम को दूसरा देश का अपना रहा है, दूसरे देश के सिस्टम को हम अपने में अपना रहे हैं। तो ये क्या हो रहा है? एक देश दूसरे देश को क्या कर रहा है? टेक्नोलॉजी का, एजुकेशन का, और भी, है ना, जितने भी हैं सभी का ट्रांसफर हो रहा है, और ये ट्रांसफर जो हस्तांतरण हो रहा है एक दूसरे को दे ले रहा है, इसी को हम वैश्वीकरण कहते हैं। अगर मेरे प्यारे बच्चों आप ध्यान देंगे, अगर वैश्वीकरण ना होता तो क्या होता? अगर वैश्वीकरण ना होता तो क्या होता? तो वैश्वीकरण अगर ना होता तो बच्चे क्या होता कि हम एक देश के, अगर मान लो अमेरिका में 5G चल रहा है तो हम अपने 7G चल रहा है, तो हम अपने भारत में 7G नहीं ला पाते। जब वहां से टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो रहा है हमारे देश में, तब तो हम उसको ला रहे हैं। तो ये किसका देन है बच्चों? तो ये वैश्वीकरण का देन है ना। अमेरिका में जो पढ़ाई हो रहा है हम भारत में पढ़ रहे हैं, ये किसका देन है? तो ये वैश्वीकरण का देन है। तो ये जो है ना सभी देश के लिए, सभी श्रमिकों के लिए, सभी देश के लिए, सबके लिए उपयोगी है। तो सभी के लिए ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं मेरे बच्चे, और एक शायरी अब हम थोड़ा सा, एक दो, थोड़ा सा आप लोग बहुत ज्यादा पढ़ लिए, तो हम एक दो शायरी बोलते हैं, जो कि हम बहुत ही मजेदार शायरी बोलने वाले हैं। मैं रंग शरबतों का, तू मीठे घाट का पानी, बोलते बोलते आवाज भी चला गया मेरा। रुको एक मिनट, अरे कहाँ चल गया जी? मैं लिख के रखा हूँ एक दो शायरी, इसको तो बोलूंगा, मैं जरूर बोलूंगा। हम्म, 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 हम्म। चलिए, तो ये 21 नंबर सवाल, 21 नंबर सवाल से पहले एक बहुत ही अच्छा शायरी सुनना ध्यान से, ठीक है। आंखों से सवाल पूछना किसने सिखाया आपको? आंखों से सवाल पूछना किसने सिखाया आपको? मुस्कुरा कर मार देना किसने सिखाया आपको? दिल तो करता है आपको बैठकर बस देखता रहूं, दिल तो करता है बस बैठकर आपको देखता रहूं, मेरे खुदा ने इतना प्यारा बनाया आप।
आपको। ठीक है, तो किसी के लिए आप भी बोल सकते हैं। ठीक है, ध्यान देंगे 21 नंबर सवाल पे। क्या है? मानव विकास रिपोर्ट देशों की तुलना किस आधार पर करती है? स्वास्थ्य के आधार पर, शिक्षा के आधार पर, प्रति व्यक्ति आय के आधार पर, या सभी के आधार पर? तो मानव विकास रिपोर्ट की देशों की जो तुलना होता है बच्चों, ये स्वास्थ्य के आधार पर भी किया जाता है, शिक्षा के आधार पर भी, और प्रति व्यक्ति आय, यानी उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। मुझे आशा है कि आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, मानव विकास रिपोर्ट की जब देशों की तुलना किया जाता है तो ऐसा बोला जाता है कि वहां की स्वास्थ्य अच्छा है उस देश का, वहां की शिक्षा अच्छा है, वहां की प्रति व्यक्ति आय ज्यादा है, तो सभी की तुलना की जाती है मेरे बच्चे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। इनमें से कौन भावी पीढ़ी के कल्याण को परिभाषित करता है? तो आर्थिक विकास, समृद्धि, धारणीय विकास, जीवन की गुणवत्ता। तो इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा धारणीय विकास, है ना? मतलब कि भावी पीढ़ी के कल्याण को परिभाषित करता है। मतलब कि धारणीय विकास क्या होता है? धारणीय विकास यानी कि ये एक ऐसा डेवलपमेंट है बच्चों, जो हमारी वर्तमान को भी बनाए रखना है, और भावी में जितने भी आएंगे, जितनी भी हमारी पीढ़ी आएगी, उनके कल्याण के लिए भी हमें कुछ बचा के रखना है। यही होता है धारणीय विकास। बात समझ में आया? मतलब खुद भी हम कंज्यूम करेंगे, और जो हमारे पीढ़ी आएंगे उनके लिए भी हम बचा के रखेंगे। ऐसा नहीं कि भाई संसाधन तो हमारे पृथ्वी पर हैं, सभी कोयला को हम अपना लेंगे, बाकी भाड़ में जाए हमारी पीढ़ी। तो ये नहीं होता है विकास। विकास का मतलब देखो, विकास अलग चीज है और धारणीय विकास अलग चीज है। विकास का मतलब होता है बस आप देखो, आप अपना करो, आप आज जमीन पे बैठे हो, कल आसमान में उड़ रहे हो, तो ये विकास आप बोल दोगे। इसको विकास नहीं बोला जाता है मेरे बच्चे। विकास, धारणीय विकास उसको कहा जाता है जो हम भी उड़े और साथ में हमारी पीढ़ी उससे और ऊपर उड़े। बात समझ में आ रहा है? हम अगर यहाँ पे बैठे हैं तो हम बाइक पे चढ़े, लेकिन हमारे भावी पीढ़ी के लिए हम अपना पेट्रोल ईंधन वगैरह बचा के रखें ताकि वो आसमान में उड़े। तो ये होता है धारणीय विकास। मुझे आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, विकास, डेवलपमेंट, धारणीय विकास मतलब कि अपने वर्तमान को भी बनाए रखना, और जो भावी पीढ़ी आएंगे उनके लिए भी हमें कुछ बचा के रखना, यही होता है धारणीय विकास। मुझे आशा है कि समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं। सलमा एक सरकारी अस्पताल में नर्स का कार्य करती है। सलमा किस क्षेत्र की गतिविधि में संलग्न है? तो प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीयक क्षेत्रक, असंगठित क्षेत्रक, संगठित क्षेत्र। तो सलमा जो है सरकारी अस्पताल में काम कर रही है। इस अस्पताल में, सरकारी अस्पताल में काम कर रही है बच्चों। तो सरकारी अस्पताल में काम कर रही है तो वो एक तरीके से संगठित है, ऑर्गेनाइज्ड है। संगठित है मतलब कि उसको संडे को छुट्टी मिलेगा ही मिलेगा, उसको सैलरी महीना में मिलेगा ही मिलेगा, है ना? तो ये क्या हो जाएगा? संगठित में आ जाएगा, है ना? और यही है, अगर सलमा कोई काम करती, लेबर में काम करती, ठीक है, लेबर में काम करती, तो ये संगठित नहीं होता, वो असंगठित। क्यों? क्योंकि उसको छुट्टी नहीं मिलता, उसको काम करती तब पैसा मिलता। लेकिन सलमा जो है सरकारी नौकरी है, उसको सरकारी नौकरी है जब, तो वो संगठित हो गया, वो ऑर्गेनाइज्ड हो गया। ठीक है, बात समझ में आया? तो ये संगठित हो जाएगा। इसको छुट्टी मिलता है, पेंशन मिलता है, इसको घूमने का टाइम मिलता है ना? ये सारी चीजें। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट यहाँ पर। सेवा क्षेत्र में इनमें से किस तरह की गतिविधियां शामिल है? तो कृषि, डेयरी, मछली पालन और वानिकी, गुड़, चीनी, ईंट बनाना, परिवहन, संचार और बैंकिंग। क्या भेजा जा रहा है भाई इतने स्पीड में? अरे बनाना पड़ेगा। और परिवहन, संचार और बैंकिंग, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, अरे रुको रुको भाई। तो इसमें अगर देखिए सेवा क्षेत्र, सेवा क्षेत्रक मतलब कि तृतीयक क्षेत्रक, किसका बात कर रहा है? तृतीयक क्षेत्रक का बात कर रहा है, तृतीयक। ये बात कर रहा है तृतीयक क्षेत्रक का, और तृतीयक क्षेत्रक में हमारा क्या क्या आ जाएगा? परिवहन आ जाएगा, संचार आ जाएगा, बैंकिंग प्रणाली आ जाएगा, ये सब हमारा तृतीय क्षेत्रक में, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। ये आपका प्राथमिक में आ जाएगा, फर्स्ट में आ जाएगा। ठीक है, और ये आपका सेकंड में आ जाएगा। बोले थे गुड़ बनाना, चीनी बनाना, ईंट बनाना, जितने भी फैक्ट्री वगैरह आ जाएंगे, ये सेकंड क्षेत्रक में आ जाएगा। और ये आपका थर्ड में आ जाएगा, यानी सेवा क्षेत्रक में आ जाएगा। ठीक है, थर्ड यानी सेवा क्षेत्र। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चे। यहाँ पर नेक्स्ट 25 नंबर सवाल पे बस 5 सवाल बचे हुए हैं। और मैं बच्चों बता दूं आप लोगों को कि हमारा जो है एप्लीकेशन, हमारा एप्लीकेशन बहुत ही पहले लॉन्च हो चुका था, बहुत ही पहले
लॉन्च हो चुका था और काफी बच्चे उसमें पढ़ भी रहे थे। ठीक है, और काफी बच्चे वहां पे पढ़ भी रहे हैं। ठीक है, हमारा एप्लीकेशन का नाम है मिशन टू वाले सर। अगर आप डाउनलोड नहीं किए हैं तो आप डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है, और अपने से नीचे वाले बच्चे जो 9th में उन्हें भी डाउनलोड करा देंगे, चूंकि उनको भी फायदा होने वाला है उसी एप्लीकेशन पे। मिशन टू वाले सर, वहां पे आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी मिल जाएगा और साथ ही साथ जो भी हम यहाँ पे क्वेश्चन करवाएंगे वहां पे आप टेस्ट दे सकते हैं। ठीक है, जो भी क्वेश्चन अभी हम आपको करवाएंगे, जो समझाएंगे, वो आपको वहां पे टेस्ट दे सकते हैं और जो भी क्वेश्चन होगा उसका एक्सप्लेनेशन भी आपको नीचे में मिल जाएगा। ठीक है, तो आप एप्लीकेशन को एक बार डाउनलोड कर लेंगे। हमारा एप्लीकेशन का नाम क्या है? मिशन टू वाले सर है। ठीक है, आप प्ले स्टोर पे जाके इसे सर्च करके एक बार डाउनलोड करके जरूर एक बार चेकआउट कर लेना। ठीक है, और ये हमारे यहाँ पे क्लासेस चल रहे हैं, हजारों की संख्या में बच्चे वहां पे पढ़ भी रहे हैं और काफी बेनिफिट उनको भी मिल रहा है। तो आप भी अगर बेनिफिट पाना चाहते हो, आपको भी लगता है कि हम भी कुछ अच्छा करें, तो आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेंगे। वहां पे आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। वहां पे मैथ क्लास, साइंस क्लास, सोशल साइंस सभी क्लासेस आपको वहां पे चल रही है, तो आप वहां पे भी ज्वाइन करके आप अच्छा कर सकते हैं। ठीक है, आपको जो भी दिक्कत होगा, मान लो कि अगर आप रिवीजन कर रहे हो, है ना, मान लो आप पढ़ने बैठे, 2.5 महीने तो बचा हुआ है ना, 2 महीने बचा हुआ, तो आप रिवीजन करने बैठे, मान लो कि आपको कोई एक्सरसाइज में दिक्कत हो गया, मान लो कि 13.1 में दिक्कत हो गया, तो आप तुरंत जाओगे हमारे एप्लीकेशन पे, वहां पे वहां पे सारा फोल्डर बना हुआ है, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। क्योंकि क्लासेस तो बहुत हो चुका है, बहुत हो भी रहा है। ठीक है, तो आप ध्यान देंगे इस चीज को। तो एप्लीकेशन जरूर से डाउनलोड कर लेंगे। मिशन टू वाले सर, ब्लैक कलर का लोगो होगा, उसे डाउनलोड करके आप लॉग इन कर लेंगे। चलिए अब देखते हैं हम लोग सवाल। ठीक है, और अगर हमसे जुड़ना चाहते हैं मेरे बच्चे, तो आप एप्लीकेशन से भी जुड़ जा सकते हैं और हमारा व्हाट्सअप चैनल से भी जुड़ जाएंगे। व्हाट्सअप चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप जुड़ जाएंगे। हमारे मतलब कि क्या बोलेंगे, पढ़ने के साथ भी रहेंगे और पढ़ने के बाद भी वहां पे व्हाट्सअप चैनल में हमेशा रहेंगे। अगर आप चाहते हैं हमारे से जुड़ना चाहते हैं मेरे बच्चे, दिल से जुड़ना चाहते हैं कि नहीं सर क्या करते हैं, सर क्या क्या भेजते हैं, क्या बेनिफिट मिलने वाला है, तो आप एक बार हमारे व्हाट्सएप चैनल में जुड़ जाएंगे। क्या है, निम्न में से कौन वस्तु विनिमय का उदाहरण है? हो भाई, क्या वस्तु विनिमय, वस्तु विनिमय का मतलब क्या होता है? एक गाय के बदले 5 बकरी का सौदा, एक गाय के बदले 10,000 में बेचना, बैंक से गाय प्राप्त करना, गाय का दूध बेचना। तो वस्तु विनिमय का मतलब क्या होता है बच्चों? हम आपको कई बार बता चुके हैं। वस्तु विनिमय, वस्तु विनिमय जो होता है, इसमें क्या होता है, वस्तुओं का आदान प्रदान होता है। मतलब एक वस्तु के बदले दूसरे वस्तु को हम लेना ही वस्तु विनिमय कहते हैं। मेरे बच्चे, वस्तु विनिमय का कहानी बहुत अलग है। जब पैसा नहीं था, ठीक है, पहले के जमाने में पैसा था क्या? मुद्रा था? नहीं था। उस समय मुद्रा नहीं था। मुद्रा के अभाव में ही वस्तु विनिमय होता था। मुद्रा नहीं था तो क्या होता था? जैसे मान लो कि एक रामलाल है और एक श्यामलाल है। ठीक है, ये रामलाल है और ये श्यामलाल है। दोनों के पास पैसा तो है नहीं, लेकिन दोनों के पास कुछ वस्तुएं हैं। जैसे मान लो इसके पास धान है, इसके पास गेहूं है। इसके पास क्या है? गेहूं है। अब हमारे रामलाल को चाहिए गेहूं, तो बोलेंगे भैया श्यामलाल, एक काम करो ना, हमको दे दो तुम गेहूं। तो बोलेगा कि श्यामलाल बोलेगा कि गेहूं कैसे दे देंगे, हमको कुछ दीजिए आप। तो बोलेगा अच्छा, हमको एक धान का जरूरत है, तो आप हमको धान दे दीजिए, हम आपको गेहूं दे देंगे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, वस्तुओं का आदान प्रदान हो रहा है। यहाँ पे बीच में पैसा नहीं आ रहा है, क्योंकि पैसा था ही नहीं उस टाइम। जब पैसा था ही नहीं, तो वहां पे क्या हो रहा था, वस्तुओं का आदान प्रदान हो रहा था। और ये इस तरीके का जो भी विनिमय होता था, उसी को हम लोग वस्तु विनिमय कहते थे। और ये वस्तु विनिमय जो था ना बच्चों, ये कहीं न कहीं अभाव था, ये बहुत दिक्कत होता था। क्यों? क्योंकि मान लो कि रामलाल को गेहूँ की ज़रूरत है, ये माँग लिया, लेकिन श्यामलाल को धान की ज़रूरत ही नहीं है, तो फिर कैसे होगा? होता फिर? नहीं ना होता, दिक्कत हो जाता। तो जब पैसा नहीं था तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा, जब पैसा आने लगा, जब रुपया मुद्रा वगैरह आने लगा, तब फिर ये दिक्कत खत्म हो गया कि पैसा लो, सामान दो, पैसा लो, सामान दो, ये बाद में आया। लेकिन वस्तु विनिमय जब था पहले के टाइम पे, जिस समय क्या होता था, वस्तुओं के बदले वस्तुओं का लेना। तो गाय के बदले 5 बकरी का सौदा, ये हमारा क्या है, वस्तु विनिमय है ना? क्या किया रामलाल, 5 गो गाय दे दिया और बकरी को बोला बकरी हमको दे दो, और वो गाय को ले लिया। तो ये इस प्रकार जो हुआ, ये वस्तु विनिमय हुआ। ठीक है, इसमें वैल्यू नहीं पता चल पा रहा था, हो सकता है किसी के पास ज्यादा चला जाता था, किसी के पास कम चला जाता था, ऐसा होता था ना। अब गाय को 10,000 रुपए देंगे, बेचेंगे, भाई ये तो रुपया आ गया, यहाँ पर वस्तु विनिमय कहाँ हुआ, ये कट जाएगा। बैंक से गाय प्राप्त होता है, गाय का दूध बेचना नहीं भाई, ये भी नहीं होगा। तो गाय के बदले 5 बकरी का सौदा करना ही हमारा क्या है, वस्तु विनिमय। उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन समझ में आ गया। व्यापारिक बैंक का कार्य क्या है? कॉमर्शियल बैंक के क्या कार्य है बच्चों? साख निर्माण, ऋण देना, जमा स्वीकार करने में से सभी, तो इनमें से सभी। ठीक है, जो कॉमर्शियल बैंक होती है, एक होता है मेरे बच्चे सेंट्रल बैंक। ठीक है, मैं स्टार्टिंग से बता देता हूँ। सेंट्रल बैंक, सेंट्रल बैंक जो होता है आरबीआई, क्या होता है, आरबीआई, जिसको हम लोग कहते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये हमारा क्या है, ये कहाँ है, मुंबई में स्थित है ना।
मुंबई में ना, हाँ मुंबई में स्थित है आरबीआई, है ना, ये सेंट्रल बैंक है। और सेंट्रल बैंक के अंदर ही बहुत सारे क्या है, कॉमर्शियल बैंक है, जो व्यापारिक बैंक है। ये क्या करती है, और हम लोग जो है ना सेंट्रल बैंक से डायरेक्ट कनेक्ट नहीं रहते हैं, ठीक है, मतलब एक तरीके से सभी बैंकों का बाप ये हमारा आरबीआई है, सभी बैंकों का बाप, ठीक है, सभी बैंकों का बाप, है ना। बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है, आरबीआई को, ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को कहा जाता है। लेकिन इसके अंदर जो है बहुत सारे बैंक होते हैं, जैसे एसबीआई, बैंक ऑफ इंडिया, और बहुत सारे है ना, बड़ौदा बैंक, एचडीएफसी बैंक, जितने भी बैंक है ये सारी क्या है, व्यापारिक बैंक। और ये क्या करती है, साख निर्माण करती है, बिल्कुल, ऋण भी देती है, लोन भी प्राप्त करती है, और जमा भी स्वीकार करती है, हम लोग पैसा भी वहां जमा करते हैं। तो इनमें से सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। मेरे प्यारे बच्चे, समझ में तो आ रहा है ना। चलिए आगे देखते हैं, बस 3 सवाल और बचे हुए हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनी का डैश डैश देशों में उत्पादन पर नियंत्रण होता है। कौन मैसेज कर रहा है भाई? चलो, बहुराष्ट्रीय कंपनियों का डैश डैश उत्पाद देशों का उत्पादन पर नियंत्रण होता है। तो बहुराष्ट्रीय कंपनी मतलब कि एक से देश अधिक देश, है ना, एक से अधिक देश में उत्पादन पर क्या होती है, कंट्रोल होता है। तो एक से अधिक देश हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। देखो, एक होता है राष्ट्रीय कंपनी जो कि सिर्फ राष्ट्र के अंदर, बहुराष्ट्रीय जो कि बहुत सारे देशों में उस कंपनी का है। जैसे कि अभी बात करें हम लेंस कार्ट का, हम अपने ही बात करते हैं, लेंस कैसे होता है, लेंस कार्ट एस से होता है, जो भी है एस से होता है, लेंस कार्ट। लेंस कार्ट जो है, मैं सोचा था सिर्फ इंडिया में है, लेकिन जब हमारे भैया गए विदेश तो पता चला वहां पे भी लेंस कार्ट है। तो यहाँ पे क्या हो, ये भी तो एक बहुदेश से सॉरी बोलते बहुराष्ट्रीय कंपनी है। क्यों? क्योंकि एक से अधिक देश में है। और भी बहुत सारी कंपनी है वैसे, बहुत सारे हैं, टाटा वगैरह भी बहुत सारी कंपनी है, ठीक है, जो कि एक से अधिक देश में है। तो ये हो जाता है। वो फोर्ड मोटर किस देश की कंपनी है? तो मेरे बच्चे ये आपका अमेरिका की कंपनी है। कहाँ पे है? फोर्ड मोटर जो है ये अमेरिका की कंपनी, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं, हॉल मार्क किस प्रकार की वस्तुओं की गुणवत्ता का प्रमाणक चिन्ह है? हॉल मार्क एक लगाया जाता है, आप लोग को पता है? हॉलमार्क कहाँ पे लगाया जाता है? तो आप देखे होंगे सोना में, चांदी में लगा जाता है। तो ये कहाँ होते हैं? आभूषण में होते हैं। हॉलमार्क लगाया जाता है आभूषण में, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। जैसे अपने बोलते हैं 18 कैरेट के हैं, ठीक है, फिर कोई लिख देता है 24 कैरेट के हैं, कोई लिखता है 22 कैरेट के हैं। तो ये हॉलमार्क एक लगाया जाता है जो आभूषणों में लगाया जाता है, जो आप पहनते हैं ना, कान वाला, नक वाला, ऐसे पहनो है ना बाबू, ओकरे वाला हम बात कर रहे हैं। तीसवा नंबर जो कि लास्ट सवाल है मेरे बच्चे, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ठीक है, तो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस जो है ये आपको कब मनाया जाता है? तो ये 24 दिसंबर। कब मनाया जाता है? 24 दिसंबर, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस। इसमें क्या होता है? उपभोक्ता को जागरूक करना, ठीक है। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस उपभोक्ताओं के लिए जो सामान को खरीदते हैं, बेचते हैं, मतलब हम ही लोग के लिए, हम जनता के लिए, ठीक है। ये ऑप्शन नंबर 20 का राइट होगा। 24 दिसंबर को हर तिथि को मनाया जाता है, जागरूक किया जाता है जनता को। ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। तो ये था मेरे बच्चे आप लोग का 30 महत्वपूर्ण सवाल। मुझे आशा है कि आपको ये 30 सवाल से ज्यादा आपको 40 से 50 सवाल आपको समझ में आ गया हो। क्यों? क्योंकि हम आपको एक्सप्लेनेशन करके बताए हैं, ताकि आपको और जानकारी प्राप्त हो, और जानकारी प्राप्त हो, उससे रिलेटेड भी सवाल आ जाए तो आप बना सको, है ना। तो हमको लगता है 30 से 40 क्वेश्चन आप लोग को हम आज इस लेक्चर में, इस क्वेश्चन में हम आपको बता दिए, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया इस वीडियो को सबसे पहले आप लाइक करेंगे। लाइक करने के बाद उसके बाद क्या करेंगे, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करना, अगर कर दिए हैं तो बहुत अच्छी बात है। और करके एक घंटी होगा, घंटी को दबा देना। उसके बाद आप क्या करना, आप अपने दोस्तों को इस वीडियो को शेयर कर देना, ठीक है। जो भी आपके दोस्त होंगे, मित्र होंगे, सहपाठी होंगे, सभी को शेयर करना बच्चे, ठीक है। देखो, आप लोग जितना सपोर्ट करोगे ना मेरे बच्चे, उतना ज्यादा, उससे ज्यादा मैं एफर्ट करूंगा आप लोगों के लिए। लेकिन अगर आप लोग सपोर्ट करने में थोड़ा भी कोताही करोगे ना, तो हम पूरे फुल तरीके से कोताही करेंगे और छोड़ देंगे सारा चीज हम, ठीक है। तो कम से कम शेयर आप लोग ज्यादा से ज्यादा करो, ठीक है। शेयर करने में कमी मत करना बच्चे, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो। और बहुत जल्द लाइव क्लासेस स्टार्ट होंगी आप लोग का यूट्यूब पर, तो लाइव क्लास में अभी आप लोग जुड़ेंगे जल्दी से जल्दी, ठीक है। उसमें आपको सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव पूरी चीज कंप्लीट कराया जाएगा मेरे बच्चे, बहुत अच्छा। ठीक है, चलिए फिर आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, चैनल पे हमारे जुड़ जाएंगे, हमारे व्हाट्सएप चैनल पे, हमारे टेलीग्राम पे, हमारे इंस्टाग्राम पे भी अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं। एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेंगे, अभी तक डाउनलोड नहीं किया। दिस इज स्काइफ 93, ये हमारा क्या है, इंस्टा आईडी है। इसमें आप लोग जुड़ जाएंगे, ठीक है, ताकि हम लोग डायरेक्ट कनेक्ट कर सके एक दूसरे को। चलिए फिर मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच मेरे बच्चे, ठीक है। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे।